माननीय राजनाथ जी प्रखर वक्ता हैं, कुशल संगठक हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनावों में विजय बनाने के एक संकल्प के साथ पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं वे हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राजनाथ जी। आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, श्री शोभनदास जी गुप्ता और दिल्ली की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मानी जानी सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर किरण बेदी जी, प्रोफेसर विवेक देवराय और एमजे अकबर शाह, श्री पीयूष गोयल और प्रभात प्रकाशन के कर्ता धर्ता श्री प्रभात जी, डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट्स और यहां उपस्थित मेरे सभी मित्रों। सबसे पहले जब मैंने यह सुना कि मोदित्व इस नाम से कोई पुस्तक लिखी जा रही है तो मुझे लगा कि किसी पॉलिटिशियन ने यह पुस्तक लिखी होगी। शायद वह राज्यसभा में पहुंचना चाहता होगा अथवा गवर्नमेंट बनने के बाद कुछ हासिल करना चाहता होगा, इसलिए शायद उसने यह पुस्तक लिखी है। लेकिन यह पुस्तक की कॉपी कल मुझे मिली, फोटोस्टेट कॉपी। तब मैंने उसमें देखा कि लेखक का नाम था सिद्धार्थ मजूमदार। मैंने कई लोगों से पूछा, हमारे साथ हमारे स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी थे। मैंने पूछा कि यह सिद्धार्थ मजूमदार कोई पॉलिटिशियन है क्या? तो इन्होंने कहा कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि एक नौजवान जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से ग्रेजुएशन किया है और उनके साथ सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की यह टीम है कुछ नौजवानों की, जिन सभी लोगों ने मिलजुल कर यह पुस्तक तैयार की है। क्योंकि मोदित्व इस पर पुस्तक लिखा जाना, एक व्यक्ति से उठकर कोई एक आइडिया बन जाए, एक कंसेप्ट बन जाए, यह कोई साधारण बात नहीं है। इट इज नॉट इजी फॉर एनी पर्सन टू बिकम ए फेनोमेनन। इट नीड्स ए फेनोमेनल क्वालिटीज एंड इफर्ट्स। तो मैं एक दो दिन तक इस पर विचार करता रहा कि यह मोदित्व यह पुस्तक लिखी क्यों गई है। क्या सचमुच मोदित्व यह फेनोमेनन बन गया है? तो मित्रों, मैं ईमानदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि मैंने सहज रूप से स्वीकार कर लिया कि भारत की राजनीति में सचमुच मोदित्व स्वयं में एक आइडिया है और एक फेनोमेनन है। वैसे राजनीतिक क्षेत्र हो अथवा समाज जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, लोगों को सफलताएं हासिल होती हैं, लेकिन यह सफलता कैसे हासिल हुई, किस माध्यम से हासिल हुई, किस लिए हासिल हुई, इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सफलता हासिल करने के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस क्या है और सफलता हासिल करने के लिए टारगेट क्या है, इन तीन चीजों पर विचार किया जाना चाहिए। और इन तीनों पैरामीटर्स पर मैंने नरेंद्र भाई के पूरे उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उनके द्वारा जो काम किया गया है, उनका जैसा व्यक्तित्व है, इन सबको मापने की भरपूर को मैंने कोशिश की। नरेंद्र भाई का हमारा रिश्ता आज का रिश्ता नहीं है, 20वें वर्ष का रिश्ता है। उत्तर प्रदेश का जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था, उसके कुछ ही महीनों के बाद वह गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे और उनकी वोट सेरेमनी में भाग लेने के लिए मैं स्वयं गया था। तो मैं हर चीज पर जब विचार करने लगा कि इस व्यक्ति का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा है, इस व्यक्ति ने किस प्रोसेस को अडॉप्ट किया है टारगेट को अचीव करने के लिए, तो मैं सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंच गया कि सचमुच मोदित्व अब भारत की राजनीति के लिए एक फेनोमेनन बन चुका है, गुड गवर्नेंस के लिए एक फेनोमेनन बन चुका है। इसे मैंने सहज रूप से ही स्वीकार कर लिया है। जिस व्यक्ति ने बहुत ही
गरीबी से अपनी जिंदगी की शुरुआत किया हो, गरीबी के संत्रास के झेल को झेला हो, और वह व्यक्ति आज लगभग 120-125 करोड़ की पॉपुलेशन की कंट्री में लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया हो, यह कोई साधारण बात नहीं है। कोई विलक्षण प्रतिभा का ही कोई व्यक्ति यह कर सकता है। वैसे मुझे याद है, पता नहीं हमारे राजदीप सरदेसाई जी यहां हैं कि नहीं है, नहीं है शायद। सबसे पहले 2002 में जब गुजरात में विक्ट्री हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, और मोदी जी के लीडरशिप में जब चुनाव हुआ था, तो अपने चैनल पर कमेंट करते हुए राजदीप सरदेसाई जी ने कहा, इट इज नॉट द विक्ट्री ऑफ हिंदुत्व बट इट इज द विक्ट्री ऑफ मोदित्व। अब उन्होंने किस सेंस में कहा, इस पर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन मोदित्व शब्द सबसे पहले मैंने उसी समय सुना था। सेंस उसके पीछे क्या था, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहता हूं। तो एक साधारण सा व्यक्ति यहां से उठकर और इस ऊंचाई पर पहुंचा हो, और वो भी प्रारंभिक जो जीवन सामाजिक क्षेत्र में, सोशियो कल्चर क्षेत्र में जो उन्होंने प्रारंभ किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रचारक के रूप में अपनी जिंदगी प्रारंभ की। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, और खुलेआम सरेआम यह बात बोलने में मुझे रंज मात्र कभी संकोच नहीं होता। लेकिन मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो प्रचारक बनता है, वह उसके जीवन में कभी सत्ता हासिल करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि प्रचारक कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस देश का नहीं बना है। पहली बार यदि कोई बना है तो वह नरेंद्र भाई पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे। क्योंकि जब हाई स्कूल में मैं पढ़ता था, तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मेरा रिश्ता है, और मैं यहां इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि हाई स्कूल में पढ़ते हुए सबसे पहले भाषण यदि मैंने किसी का सुना था, जहां पर केवल हम 40-50 स्टूडेंट्स मौजूद थे, जमीन पर बैठे हुए थे, गोविंदाचार्य जी। गोविंदाचार्य जी के भाषण से सबसे पहले मैं प्रभावित हुआ था। इसीलिए मैंने एक संघ के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, और धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बड़ी होती चली गई, यह संघ क्या है यह समझने की कोशिश की। संघ के प्रचारकों की भूमिका क्या होती है, इसे समझने की मैंने कोशिश की। उनका समाज के लिए किस प्रकार का त्याग और समर्पण होता है, इसे समझने की हमने कोशिश की। मैंने देखा कि एक भी व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसा कोई नहीं था जो कभी सोचता रहा होगा कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए जाना है, बल्कि राजनीति से एक दूरी बनाकर बराबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर कार्यकर्ता ने रखे। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, उसे कल्चरल नेशनलिज्म भी कह सकते हैं, कुछ लोग हिंदुत्व भी कहते हैं। वैसे हिंदुत्व इस शब्द का प्रयोग करते हुए मुझे रंच मात्र भी हेजिटेशन नहीं होती। लोग कहते हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? आरएसएस। आरएसएस यानी कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म, इसका मतलब उसे कुछ लोग हिंदुत्व कहते हैं, तो मैं हिंदुत्व भी कहना चाहता हूं। प्रोसेस यानी जीवन में प्रचारक के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। और टारगेट क्या था? टारगेट यही था कि हम भारत को एक महान भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा भारत जो केवल धनवान ही न हो सारे विश्व में, बल्कि ज्ञान और विज्ञान में यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। एक ऐसे महान भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं। सोच यह थी, भारत को हम पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और मैं जानता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में यदि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो केवल भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करते, केवल
इकोनॉमिकली डेवलप्ड होने से कोई कंट्री विश्व गुरु नहीं बन सकती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तभी जाकर भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। और सचमुच जिसकी इसमें आस्था होगी वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनना वह स्वीकार करेगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा। यह उनकी सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र की भूमिका थी, सोशियो कल्चरल सेक्टर की उनकी भूमिका थी। और उसके बाद राजनीतिक आंदोलन, जेपी आंदोलन में भी बड़ी सक्रिय भूमिका का उन्होंने निर्वाह किया। और मैं यह भी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि जब भारतीय जनसंघ में उन्होंने प्रवेश किया तो संगठन मंत्री के रूप में, हमारे यहां परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी अथवा इसके पहले जो भारतीय जनसंघ हुआ करता था उसमें यदि कोई संगठन मंत्री के रूप में भूमिका निभाता था तो यह पक्की मुहर उसके ऊपर लग जाती थी, वह पार्टी का अध्यक्ष कभी नहीं बन सकता है, वह मुख्यमंत्री, मंत्री अथवा प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता है। यह एक शर्त होती है। डेस्टिनी को यहां ले जाना था, जो रोल उसको किसी के द्वारा प्ले कराना था, डेस्टिनी ने वह रोल प्ले कराया है। और यदि मैं सारी रोल्स यदि भूमिकाओं के बारे में यदि मैं सोचता हूं तो एक तो सोशियो कल्चरल क्षेत्र में उनकी भूमिका, और दूसरी तरफ राजनीतिक आंदोलन, पॉलिटिकल जो एजिटेशंस हुए उसमें उनका रोल, जेपी आंदोलन में आडवाणी जी की जितनी यात्राएं प्रारंभ हुई उसमें उनकी भूमिका, डॉक्टर जोशी जी की जो यात्रा प्रारंभ हुई थी उनके अध्यक्ष रहते हुए उसका पूरा संचालन, पूरा नियंत्रण यदि किसी के हाथ में था तो उस छोटी आयु में नरेंद्र भाई के ही हाथों में था। और बाद में तो मुझे ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है, भारत ही नहीं, हिंदुस्तान ही, भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया उससे परिचित है। गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं। और डेवलपमेंट के क्षेत्र में गुजरात को इस रूप में उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है कि सचमुच भारत में डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में यदि कोई स्टेट मॉडल स्टेट के रूप में जानी जाती है वो हम गुजरात है। लोग उसका उदाहरण कर देते हैं, कैसे देते हैं इसके बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, सोशियो कल्चरल क्षेत्र में, साथ ही साथ पॉलिटिकल एजिटेशन के क्षेत्र में, और फिर तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भूमिका, तीनों भूमिकाएं एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग है। तो क्या यह सच नहीं है कि इन तीनों क्षेत्रों में जिस व्यक्ति ने बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका निभाई हो, क्या वह साधारण प्रतिभा का कोई व्यक्ति होगा? मित्रों, तीनों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। तीनों भूमिकाओं को यदि बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से यदि किसी व्यक्ति ने निर्वाह किया है तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से वह विलक्षण प्रतिभा का ही कोई व्यक्तित्व होगा। सामान्य व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, और ऐसा मैं मानता हूं। अब यदि गवर्नेंस की यदि मैं बात करूं तो लोग कहेंगे साहब 10 साल तक, 12 साल तक इनकी गवर्नमेंट थी, कौन सा बड़ा कमाल कर दिया कि एक छोटी सी 6 करोड़ 7 करोड़ की पॉपुलेशन की स्टेट में थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया, कौन सा बड़ा कमाल कर लिया, कह सकता है कोई। और ये आरोप लगाने वाले अथवा यह कहकर नरेंद्र भाई को बेलिटिल करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में तो मोर देन 30 ईयर, अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर्स तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी। जाकर कोई वेस्ट बंगाल को देखें, बिहार में आरजेडी की गवर्नमेंट, लालू भाई वहां के 15 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, क्या डेवलपमेंट हुआ? लंबे समय तक चेयर पर रहने के कारण ही कोई डेवलपमेंट करेगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। व्यक्ति का परफॉर्मेंस कैसा है इसका अंदाज तो 6 महीने से लेकर 1 वर्ष के अंदर ही सामान्यतः मिल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल कैसी है, इस व्यक्ति का गवर्नेंस को चलाने का इंटेंशन कैसा है। मनुष्य के जीवन में इंटेंशन की सबसे बड़ी अहमियत होती है। आप चाहे जितना भी बड़ा काम करें, लेकिन इंटेंशन यदि आपका क्लीन नहीं है, नीयत यदि साफ नहीं है, तो परिणाम कभी भी अच्छे नहीं आ सकते, सुखद नहीं आ सकते। इंटेंशन का भी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यानी इंटेंशन यदि खराब रहा होता कि हमको सत्ता का सुख भोगना है, तो मैं समझता हूं शायद वैसी वह
गवर्नेंस व नदेवा। और मैं ये भी कभी कभी ये विचार करता हूं कि 2002 का जो गुजरात का दंगा हुआ, गुजरात के दंगे के बाद इस हिंदुस्तान का, और केवल उसी समय का नहीं बल्कि पूरे आजाद भारत में सबसे अधिक पॉलिटिकली टारगेटेड यदि कोई पॉलिटिशियन रहा है तो उस पॉलिटिशियन का नाम नरेंद्र मोदी है। सबसे अधिक पॉलिटिकली टारगेटेड कोई व्यक्ति रहा है तो नरेंद्र मोदी है। कैसे कैसे उनके ऊपर आरोप लगे। कहा जाता था कि उन्होंने कह दिया कि नहीं, चलो 24 घंटे तक गोली चलाते रहो, जितने मार सकते हो मारो। क्या इसकी कल्पना की जा सकती है? मैं भी एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मित्रों, कोई भी चीफ मिनिस्टर ये कभी नहीं चाहता है कि हमारे चेयर पर रहते हुए, चीफ मिनिस्टर की चेयर पर रहते हुए हमारी स्टेट में किसी भी प्रकार की एनार्की पैदा हो। कोई नहीं चाहता। अब आप ये कल्पना करिए कि यदि किसी के ऊपर बेसलेस एलिगेशन यदि लगाया जाता हो तो उसको कितनी मानसिक त्रासदी, कितने साइकोलॉजिकल प्रेशर का सामना उसको करना पड़ता होगा, इसकी आप सहजी कल्पना कर सकते हैं। डेवलपमेंट उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, इन सब सारी चीजों की चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमारे कई वक्ता यहां पर। लेकिन कोई कह सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, इसलिए आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं यह कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, 2010 में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने 20 पॉइंट प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन में सर्वाधिक श्रेष्ठ, सबसे अच्छे स्टेट के रूप में किसी को रिकॉग्नाइज किया तो वह स्टेट थी गुजरात। इतना ही नहीं, हमारा बनाया हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं है, हमारे परिवार के लोगों का बनाया हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी मोस्ट प्रोबेबली 2011 में गुजरात के डेवलपमेंट की तारीफ की है। इतना ही नहीं, यूएस जिसके बारे में कहा जाता था कि वो नरेंद्र मोदी को वीजा देने को तैयार नहीं है, नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाला माना जाता था यूएस की पार्लियामेंट की एक रिसर्च टीम ने उनके परफॉर्मेंस की सराहना अपनी रिपोर्ट में, रिसर्च रिपोर्ट में की है। ये कैसे हुआ है? सभी ने सराहना की है। और मैं तो कहता हूं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए यहां बच्चे, सिद्धार्थ मजुमदार, उनके साथ की यह पूरी टीम, वहां से बच्चे, आजकल के बच्चे कितने शार्प हैं, कितने इमेजिनेटिव हैं, कितनी इनोवेटिव थिंकिंग के यह सब सारे बच्चे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिमाग इनका बिल्कुल बंद हो, लॉक्ड हो और केवल हवा का रुख देखकर वह सीधे भारत में चले आए हों, कि हमारे जवानी, हमारी तरुणाई की सार्थकता इसी में है कि भारत में परिवर्तन होना चाहिए और उस परिवर्तन की अगुवाई यदि जो इस समय कर रहा है मोदी, तो उसके द्वारा परिवर्तन होना चाहिए। ये इनके दिल में कहीं न कहीं, इनकी जेहन में बात समझ में आई होगी। आजकल के बच्चे कितने एनालिटिकल होते हैं, हर चीजों का विश्लेषण कितनी बारीकी के साथ करते हैं। इसे आप भी समझते हैं, हम भी अच्छी तरह समझते हैं। अब मैं यह भी ईमानदारी से बता दूं, मैंने पुस्तक को पढ़ा नहीं, क्योंकि इस समय चुनावी महीने प्रारंभ हो गए हैं, 1.5 महीने के अंदर पोलिंग शुरू हो जाएगी और जो पार्टी का अध्यक्ष हो उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूं प्रातः काल से लेकर रात के 11-12 बजे तक श्वास लेने की उसको फुर्सत नहीं रहती। पढ़ा नहीं है। कल मुझे प्रभात जी ने, शायद आपने कुछ नोट बनाकर भेजा था मुझे, वो भी नहीं पढ़ पाया हूं प्रभात जी पूरा। हां, बैठकर थोड़ी देर के लिए कुछ मैंने नोट्स ले लिए थे, अपने जल्दी जल्दी जितना बना सकता था, थोड़ा कुछ नोट्स मैंने बना लिए थे ताकि कुछ चीजें हमारे जेहन में हों, इसलिए बना लिए थे। उसमें देखा कि 14 सूत्रों की चर्चा की गई है, 14 सूत्र। उसमें सेकुलरिज्म के बारे में है कि सेकुलरिज्म का मतलब, नरेंद्र भाई ने जो कहा, सेकुलरिज्म मीन्स इंडिया फर्स्ट। भाई हमारी जेहन में तो कभी यह बात नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब इंडिया फर्स्ट।
अब ये बात सही है कि कुछ लोग उन्हें सेकुलर नहीं मानते हैं। हां, लेकिन उन्हें मैं यह बतलाना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई परवर्टेड सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाले नहीं हैं, बल्कि नरेंद्र भाई पॉजिटिव सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाले हैं। परवर्टेड सेकुलरिज्म में नहीं, बल्कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाले हैं। जाकर कोई देखे गुजरात में, बहनों भाइयों, इस हिंदुस्तान में किसी स्टेट में माइनॉरिटीज की पर कैपिटा इनकम सर्वाधिक है तो गुजरात स्टेट में है। यहां के चीफ मिनिस्टर को कम्युनल कहा जाता है। क्या हिंदुस्तान में केवल 2002 में ही कम्युनल राइट हुआ? क्या दूसरे राज्यों में नहीं हुआ? क्या हजारों इस प्रकार के राइट्स नहीं हुए? क्या वो बीजेपी के रिजिम में हुए, मोदी के रिजिम में हुए? क्या यह सच नहीं है कि वहां पर मिस्टर हितन देसाई कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके रिजिम में भी एक दंगा हुआ जिसमें कि सारे मस्जिद और बाजार तोड़ डाले गए? क्या यह सच नहीं है कि असम में मिस्टर सैकी आके रहते, चीफ मिनिस्टर रहते हुए 24 घंटे के अंदर 5000 से अधिक लोगों की जानें गई थी, मर्डर हुआ था? भूल गए लोग। केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जो सोच है, उसके कारण केवल देश की जनता को याद दिलाया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल, देश की जनता को बांटो और राज करो। केवल एक ही लक्ष्य है सामने। वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन सारी चीजों का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि कई हमारे यहां पर विद्वान वक्ता बैठे हैं, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। लेकिन एक बात और जो मुझे लगी, उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, शायद मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस देश को आजादी हासिल होने के बाद ही इस देश में रही होती तो आज जो देश की दुर्दशा है, देश की दुर्गति है, शायद हमको ये देखने को न मिली होती। मैक्सिमम गवर्नमेंट रही है, मिनिमम गवर्नेंस रही है इस देश में। अब आज क्या हो रहा है, माने देश की गरीब जनता को पेट भरने के लिए भी फूड सिक्योरिटी बिल लाने की जरूरत पड़ रही है। ये गवर्नमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट क्यों करने की जरूरत पड़ी है? क्यों? गवर्नेंस नहीं थी, गवर्नेंस नहीं थी। महंगाई यदि बढ़ जाती है, वेजिटेबल्स की यदि कीमतें बढ़ जाती हैं तो क्या होता है? गवर्नमेंट ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। दिल्ली में दाल और चावल की गवर्नमेंट ये बेचने लगती है। यह अंतर होता है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के बीच का यह अंतर होता है। यह सब जो कंसेप्ट दिया है अब गुजरात में मैं समझता हूं कि बहुत सब्सिडी और ये और वो बहुत सारी जो चीजें दी जाती हैं बहुत ही कम है, बहुत सारे अन्य स्टेट्स की अपेक्षा बहुत ही कम है। वहां पर गवर्नेंस है, कैसे कॉमन मासेस को का इंपावरमेंट किया जाए, कैसे उन्हें शक्तिशाली बनाया जाए, कैसे उनके अंदर क्षमता पैदा की जाए। यह सब बहुत सारे काम किए हैं। ऐसे 50 काम मैं इस समय गिना सकता हूं, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगेगा, इसलिए उसकी चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता। हां, यह मैं जरूर बतलाना चाहता हूं कि अभी इधर जो रैलियां हुई हैं सारे देश भर में, तो स्टेट्स की जो रैली हुई हैं पूरे राज्यों की, मैं और मोदी जी हम दोनों साथ रहे। मैंने भाइयों, मैं जब 23 साल का या 22 साल का था, पहली बार मैं राजनीति में मैंने प्रवेश किया था। 20 साल में एमएससी किया था फिजिक्स में और उसके बाद मैंने प्रवेश किया था। उस समय से मैं देख रहा हूं, और स्टेट की पॉलिटिक्स में और सेंट्रल पॉलिटिक्स में तो लगभग 22 वर्षों का समय तो इसमें भी गुजर गया है। जितनी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, इसकी तो मैं कल्पना भी कभी मैंने नहीं किया था कि ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा। और ऐसा होता है कि कभी केवल भीड़ लाई जाती है, लेकिन भीड़ यदि किसी को सुनने आती है और उस भीड़ में नौजवानों का जो उमंग और उत्साह देखने को जो मिलता है, ज्वार जो उनके अंदर देखने को मिलता है, मैं कह सकता हूं जेपी मूवमेंट था तो उस समय थोड़ा यह ज्वार हमको नौजवानों के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन आंदोलन के प्रति वह ज्वार था।
लेकिन व्यक्ति के प्रति ज्वार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमको देखने को मिला है, तो नरेंद्र भाई की रैलियों में ही देखने को मिला। ऐसा ज्वार मुझे इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला। नवयुवकों को के अंदर क्या देखते हैं, जैसे लगता है सारी चीजों का केंद्र वो नवयुवक को ही मानते हैं। उसकी एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके। जैसे मैंने कहा, कैसे उसकी स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, इनोवेटिव आइडिया उसके अंदर पैदा हों, इसके लिए कैसे उसको इंस्पायर किया जा सके, उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके। इन सब सारी चीजों के संबंध में बहुत सारे विचार हैं। और मैं समझता हूं इधर तो शायद कई घंटे, इधर गोवा में मई महीने में जब मैं इलेक्शन कैंपेन कमेटी की मैंने घोषणा की थी, मैंने घोषणा करने वाला मैं सब कुछ नहीं हूं, मैंने नहीं किया कुछ। हमने जो पार्टी का सर्वसम्मत फैसला था वही किया है। 13 सितंबर को भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में, चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष था इसलिए मुझे घोषणा करनी थी, इसलिए मैंने किया। लेकिन यह काम मैंने ही नहीं किया, हमारी पूरी की पूरी पार्टी ने मिलकर इस काम को किया, पूरी की पूरी पार्टी ने मिलकर। तब से मुझे बहुत लंबे समय तक साथ रहने का अवसर मिला है और भिन्न भिन्न विषयों पर उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। तो यह जो एक फेनोमेनन है सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में गवर्नमेंट में काम करने का, और जो उनकी तरह तरह की सोच है, इसे हम मोदित्वा यदि कहते हैं तो मैं समझता हूं ये एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए मैं सचमुच बधाई देना चाहता हूं ये अपने सिद्धार्थ मजुमदार को और उनकी पूरी टीम को। और प्रकाशन के लिए प्रभात जी, मैं सचमुच आपकी कितनी तारीफ करूं कि आपने ऐसी ऐसी पुस्तकें अपने प्रकाशन के माध्यम से प्रारंभ की हैं, ऐसी ऐसी पुस्तकें प्रारंभ की हैं। और मैं देखता हूं कि बराबर हमारे प्रभात जी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। मैं प्रभात प्रकाशन को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है आगे कुछ इस प्रकार की पुस्तकें और भी हम लोगों के सामने आएंगी। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया, जो नोट करके लाया था उसे देख भी नहीं पाया, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए इस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर हमारे सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के हमारे जो नौजवान हैं उनको मैं बधाई देता हूं और उनसे आयु में बड़ा होने के नाते उन्हें मैं आशीर्वाद भी देता हूं, उनके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूं और ईश्वर से यह मैं प्रार्थना करता हूं कि जहां इन नौजवानों के अंदर, मैंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के नौजवानों के अंदर योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पण पैदा करे, वैसे ही हिंदुस्तान के सभी नौजवानों के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पण पैदा करे परमात्मा। यही परमात्मा से प्रार्थना करते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं।